न्यूज़ 18 इंडिया जारी है सबसे बड़ा मंच। बेहद खास मेहमान बस कुछ ही पलों में हमारे साथ होंगे, लेकिन इस बीच स्मृति ईरानी जी को धन्यवाद देते ज्योति कमल जी। और आप सब हमारे साथ इसी तरह से बने रहिएगा, क्योंकि देश का सबसे बड़ा मंच, देश की सबसे बड़ी चौपाल अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है और ये बेहद शानदार और दमदार यहां पर रहने वाला है। विकसित भारत की रूपरेखा आपके सामने अब संपूर्ण तरीके से यहां पर आने वाली है, जो कि संपूर्ण विश्व में गूंजती हुई नजर भी आएगी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज़ 18 इंडिया, और चर्चा का सबसे बड़ा मंच अपने अगले पड़ाव पर पहुंच गया है। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल। हमारे अगले मेहमान दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो बीजेपी के बिग बॉस हैं। वो जुटे हैं बीजेपी को फिर सत्ता में लाने की महामुहिम में। जोरदार तालियों के साथ आप सभी उनका स्वागत कीजिए। अनुशासित, कर्मठ, जुझारू कार्यकर्ताओं में बेहद लोकप्रिय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का। और इनसे खास बातचीत करेंगे मेरे सहयोगी अमीश देवगन। धन्यवाद। और अब वो साक्षात्कार जिसका आज सुबह से इंतजार है, मेरा निवेदन है कि आप सब लोग अपनी अपनी सीट पे विराजमान हो जाइए। और अब वो साक्षात्कार जिसका आज सुबह से इंतजार है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हमारे बीच में है। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए जेपी नड्डा जी का। तो न्यूज़ 18 के मंच पर नड्डा जी आपका अभिनंदन है। और न्यूज़ 18 देश का सबसे बड़ा न्यूज़ नेटवर्क है, और इस समय आपको हमारे करोड़ों दर्शक डिजिटल माध्यम से और न्यूज़ 18 इंडिया के माध्यम से लगातार देखेंगे लाइव इस कार्यक्रम के अंदर। और चर्चा की शुरुआत करनी है और आपसे पहला सवाल पूछना है, तो मेरे मन में इस समय एक ही सवाल आता है कि नड्डा जी, प्रधानमंत्री मोदी ने इस सत्र का आगाज राम राम बोलकर करा था, और क्या संकेत दे दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव का? देखिए, जहाँ तक राम राम का सवाल है, ये तो आदिकाल से हम राम राम के नाम से लोगों को आदर सूचक तरीके से उनका अभिवादन करते हैं। जहाँ तक 2024 का सवाल है, निश्चित रूप से सारा देश राममय हो रखा है और एक वातावरण समाज में व्याप्त है। लोगों में बहुत उत्साह है और उत्साह के साथ साथ एक खुशी का माहौल है। और ये ऐतिहासिक सत्य है कि 500 साल के पश्चात इतनी बड़े संघर्ष के बाद ये सौभाग्य मिला है, और यहाँ बैठे हुए तमाम लोगों को और दुनिया को, देश को, उन सब लोगों को अपनी आंखों से राम लला को सही स्थान पर विराजमान होते हुए देखने का सौभाग्य मिला है। तो ये एक लंबी यात्रा के पश्चात हुआ है, जिसका असर हर दृष्टि से समाज में पड़ा है। 2024 के चुनाव के दृष्टि से भी लोग खुशनुमा माहौल में इस चुनाव में आगे जाने वाले हैं। जी, आज प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए को 400 और बीजेपी को 370 सीटों की बात करी, और साथ ही साथ विपक्ष की अलाइनमेंट की भी बात करी, कांग्रेस की अलाइनमेंट की बात करी। इससे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में हो गई है कि अब राम मंदिर बन गया है और 3 राज्यों में चुनाव जीत लिए हैं, तो सब आसान है उनके लिए। नहीं, देखिए, हम कभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं और न ही कभी हम अपना कॉन्फिडेंस विपरीत परिस्थिति में लूज करते हैं। जी, हम फैक्चुअल पोजीशन का असेसमेंट करते हैं और फैक्चुअल पोजीशन को ध्यान में रखते हुए ही वक्तव्य देते हैं। अब जब हम इस बात को कहते हैं तो अक्सर मीडिया वाले
और मीडिया जगत उसको गलत तरीके से सोच लेता है। जैसे अब ये उदाहरण लीजिए, आप ही लोग 3 महीने 2 महीने पहले बोलते थे मध्य प्रदेश गया, छत्तीसगढ़ भूल जाओ, राजस्थान 50-50, अब हम 100 ले आए तीनों में। तो अब ये अब आप बोलिएगा कि उस दिन मैं बोलता था कि हम जीतेंगे, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। 24 into 7 into 365 all seconds, all time busy in that activity is the reason which gives us success. जी, तो 2024 को भी हम उसी तरीके से देखते हैं। मैं आपसे चाहूंगा कि जरा आप एक एनालिसिस करा लीजिए कि पिछले 5 सालों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के कितने जिले घूम लिए, कितनी बार वो किस किस स्टेट में चले गए। द मोस्ट मोबाइल प्राइम मिनिस्टर who has been actively associated with the people of India, this is his track record. तो सन 2024 में क्या निकलेगा? वही निकलेगा जो हमने मथा है। तो लेकिन अब ये सारी चीजें अगर प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, आज उन्होंने देश के सामने 10 साल में किए हुए कार्यों का उन्होंने एक बहुत छोटी सी झलक, जो कोई असल में 1 घंटे में 1.25 घंटे में रखा नहीं जा सकता है 10 साल में किए गए काम, लेकिन उन्होंने एक छोटी सी झलक रखी है। अगर हम इसको कहें तो मैं एक ही शब्द कह सकता हूं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। 10 साल में देश बदला है। तो अगर ये सबको दिखता है तो सबको ही मोदी जी को चाहते हैं, और चाहते हैं तो हमारा ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, प्रधानमंत्री जी का ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, हमारी मेहनत पर और लोगों का प्यार इस बात को हमें एहसास कराता है कि 2024 में भी वो आशीर्वाद देंगे। लेकिन आपकी मेहनत यानी बीजेपी की मेहनत बीजेपी को 400 पार लेके जा रही है, और आप खुद एनडीए को 400 पार लेके जा रही है, और बीजेपी को 370 के पार लेके जा रही है। आप खुद शिमला में थे, आप हिमाचल में थे, आपने संभाग की वहाँ पर एक बड़ी बैठक करी। लेकिन राहुल जी भी तो मेहनत कर रहे हैं, और उनकी पार्टी को लगता है कि राहुल जी की मेहनत भी उनको 400 पार नहीं तो 200 पार तो कांग्रेस को लेके जाएगी। तो राहुल जी की मेहनत पर आपको क्यों शक है? क्योंकि उन्होंने कर्नाटक में मेहनत करी, वो राज्य आपके हाथ से निकल गया, ये तो मानना पड़ेगा। ऐसा है कि मैं राहुल जी के विषय पर बोल करके अपनी रणनीति को तकलीफ में नहीं डालना चाहता। मैं चाहूंगा कि वो और मेहनत करें, इसी प्रकार मेहनत करते रहे। मेरी शुभकामनाएं हैं वो मेहनत करें, और अच्छा है वो जितना मेहनत करेंगे। अभी वो साउथ घूम करके आए थे, तो वहाँ का एमपी बोलता है कि साउथ इंडिया एक अलग कंट्री बना दो। निकले थे जोड़ो यात्रा पर, और ये तोड़ने के पैमाने तय करने लग गए। तो मध्य प्रदेश में होकर के आए थे तो सरकार चली गई, सरकार आई नहीं। छत्तीसगढ़ में गए थे तो वहाँ सरकार चली गई, और हमारे राजस्थान में सरकार चली गई। तो ऐसी ही उन्होंने फिर से ये यात्रा चलाई है। इस यात्रा में बंगाल में उनको टाटा बाय बाय हो गया, बिहार पहुंचते पहुंचते तक सरकार ही टूट गई, अलायंस ही खत्म हो गया। मैं आऊंगा नीतीश जी पे भी, लेकिन जब वो आसाम पहुंचे तो आप बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं वहां पे, हेमंत बिस्वा शर्मा जी, उन्होंने एफआईआर रजिस्टर कर दी। तो कांग्रेस कह रही है कि राहुल का एक भय तो है, एक डर है बीजेपी के अंदर। इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? कोई डर नहीं है। देखिए क्या होता है, they take everything for granted. They do not know what is the law of the land, number one, और rule of law क्या होता है इसको भी वो नहीं जानते। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। Z+ सिक्योरिटी को एक पर्टिकुलर रूट ही दिया जाता है। This route is not decided by any individual. One can say, हम भी कहते हैं कि मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, मुझे कह देते हैं साहब वो रास्ता आपको नहीं ले जाएंगे। कल ही मैं होकर के आया हूं, मुझे पठानकोट के एयरपोर्ट पर 12 किलोमीटर का डाइवर्जन करके ले गए वो। अब ये हमारे हाथ में थोड़ी ना होता है, ये पॉलिटिकल कंपल्शंस होती हैं। जहां पर साधारण व्यक्ति 5 मिनट में पहुंचता है, मैं 20 मिनट लगाता हूं, क्योंकि वो मुझे वो रूट चेंज करके देते हैं। तो उनको एक रूट दिया गया।
अब लॉ मानने की आदत नहीं है तो इस तरीके की तकलीफ होती है। उनको कानून के दृष्टि से वो भीड़ भाड़ वाला इलाका था, बाकी सारी दिक्कतें थी, उसके दृष्टि से उनको बताया गया कि ये रूट आप ले लीजिए। अब आप उसका पॉलिटिकल उपयोग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। हमारे पायलट्स कई बार कह देते हैं कि सर वेदर इज नॉट गुड, इधर से नहीं जा सकते, उधर से जा। मैं बोलूँ पॉलिटिकली मेरे को वहाँ नहीं जाने दिया जा रहा है, ये कोई राजनीतिक कारण बनता है क्या?